नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और काफी दिनों से हम लोग चिल्लाते थे कि जुलाई में फॉर्म आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन वो बड़ी खुशखबरी अब फाइनली आ ही गई। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है फाइनली अब एकदम निश्चित रूप से आ चुकी है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो 100% कहा जा सकता है कि अब आप तैयारी में, हम लोग काफी समय, आज से 6 महीने पहले से ही कहते थे कि तैयारी में जुड़ जाइए जुड़ जाइए जुड़ जाइए, लेकिन जिन लोगों ने हमारी बातों को हवा में लिया, अब उनके लिए बहुत ही कम समय बचेगा। परीक्षा अगर 11 फरवरी को हो जाती है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में खास चीजें, फालतू चीजों को हटाकर केवल खास चीज जो कि आप जानना चाहते हैं वो क्या है, उसे हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या 11 फरवरी को इस हिसाब से देखा जाए तो नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या 11 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो हम लोग चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर निकला हुआ है विज्ञापन, और देखिए यहां पे सबसे पहले ये वैकेंसी जितना बताई जा रही थी उतनी ही है जो 2 दिन पहले से सबको पता है कि वैकेंसी कितनी है। इसमें सब खास बातें हम लोग देख लेते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ करने की तिथि है वो है 27 दिसंबर, यानी कि 27 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी, यानी मकर संक्रांति के 1 दिन बाद 2 दिन बाद तक, यानी 16 जनवरी अंतिम तिथि है। लेकिन यहां पर खास बात ध्यान देने वाली यह है कि आप 16 जनवरी का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। आप कोशिश करिएगा, 27 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तो आप दिसंबर में ही कोशिश करिएगा 28, 29, 30 तारीख कोई फॉर्म भर दीजिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 जनवरी से पहले निश्चित रूप से आप फॉर्म भर दीजिएगा। जितनी जल्दी भर देंगे आप लाभ में रहेंगे, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपया रखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अच्छा पद पाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा वैकेंसी होती है और इसमें यूपी के विद्यार्थी हमेशा इस वैकेंसी के इंतजार में रहते हैं, क्योंकि उसमें इनके चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय अर्हताएं, इसमें कोई खास बात नहीं है, वो सारी अर्हताएं आप में होंगी। जहां जहां खास बात है वहां हम लोग देखते हैं। देखिए शैक्षिक अर्हता सबको पता ही है, केवल हाई स्कूल नहीं होती है इसकी। पहले जमाने में होती थी, केवल हाई स्कूल पास वाले कांस्टेबल बन जाते थे, लेकिन बाद में हो गया कि जो 10+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। इसको आप मत देखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 10+2 यानी कि 12वीं पास जो होगा, या और भी उसके समकक्ष अगर कोई योग्यता ऐसी इस टाइप की होगी तो वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन यहां पर जो ज्यादातर लोग यूपी बोर्ड या किसी बोर्ड से 12वीं पास है, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी बोर्ड से 12वीं पास है, तो वो आराम से कांस्टेबल बन सकते हैं। और यहां पर देखिए, यहां पर खास चीज मैंने अंडरलाइन कर दिया, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करते होना चाहिए। उसकी अंक तालिका या प्रमाण पत्र, यानी जिसको आप सनद कहते हैं, दोनों में से कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास अंक तालिका है तो भी डरने की कोई बात नहीं, सनद की जरूरत नहीं, अंक तालिका होनी चाहिए आपके पास। और अपेक्षित अर्हता है तो सम्मिलित हुए अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो आप आगे अब किसी से मत पूछिएगा कि मेरा अपेयरिंग है, मैं इस साल इंटर पास करने वाला हूं, ये हूं वो हूं, मैं भर सकता हूं नहीं भर सकता हूं, नहीं भर सकते। सीधा सपाट सा जवाब है, अपेयरिंग वाले पात्र नहीं होंगे, यानी फॉर्म भरते समय आपके पास अंक तालिका होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या खास बात है। तो यहां पर देखिए, यहां पे अधिमानी अर्हताएं का मतलब जब 2 छात्रों के नंबर एक जैसे हो जाएंगे, जो कि होते ही हैं, जैसे 120 कई छात्रों के होते हैं, तो उसमें वरीयता किसको दी जाएगी, किसको नौकरी पहले दी जाएगी। तो देखिए यहां पर ओ लेवल प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि तक की सेवा की हो, या एनसीसी का कम से कम बी सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसके साथ साथ उम्र भी देखा जाता है, किसका उम्र ज्यादा उसको वरीयता दी जाती है, नाम के स्पेलिंग के हिसाब से। और लेकिन जब 2 लोगों के अंक समान होते हैं तब ऐसा होता है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर खास चीज है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि अधिकांश में जो आपका प्रोन्नति बोर्ड है जुलाई से ही डेट ऑफ बर्थ जोड़ता है। और मैं कई बार बता चुका हूं, आप देखेंगे मेरे पिछले वीडियो तो मैं बता चुका हूं कि यूपी में आपको एज में कोई छूट नहीं मिलने वाला। ओबीसी, एससी, एसटी का जो छूट मिलता है वो तो हमेशा मिलता है, कोरोना के चलते आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाला है, जैसा कि यहां पर हुआ भी है। देखिए आपको मिलना चाहिए था वो अलग बात है, मिला नहीं है ये सटीक बात है। पुरुष अभ्यर्थियों के दिनांक 1 जुलाई 2023, अगर जनवरी में वैकेंसी आती तो बात कुछ और हो सकती थी, लेकिन कम से कम 1 साल तो आपका बच ही गया। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए इस तारीख को। एक दिन भी कम ना, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए 18 साल से। और 22 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, एक दिन भी अधिक नहीं होना चाहिए। 22 वर्ष एक दिन भी होगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तभी भर पाएंगे यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी के हो तो। जनरल के लिए उम्र है 18 से
कितना 22। कुछ लोग 23 बता देते हैं, 18 से 23 जल्दी जल्दी में, लेकिन 18 से 22 इसकी आयु होती है। अब महिला अभ्यर्थी के लिए 1 जुलाई को ही कितना होना चाहिए? 18 तो एक कॉमन है पुरुष और महिला दोनों के लिए, लेकिन अधिकतम आयु में इनको देखिए छूट है, यानी कि 25 साल तक की महिलाएं आराम से फॉर्म भर सकती हैं, वो जनरल की भी हो तो भी। अब देखिए यहां पे लिखा पिछड़ा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को छूट मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कितना ओबीसी और कितना एससी एसटी को छूट मिलता है। वैवाहिक स्थिति आपके काम की कोई खास चीज इसमें नहीं है। अब यहां पर देखते हैं लिखित परीक्षा में इसमें कुछ खास चीजें हैं। ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाया जाए उन्हें ऑफलाइन, यहां पर इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ऑफलाइन लिखित परीक्षा। स्पष्ट हो गया, इसमें कोई दुविधा नहीं कि ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर कट है कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी 100%। यहां से क्लियर हो गया है। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यह भी क्लियर है। और वैसे आप जानते हैं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होती है परीक्षा, तो इसमें कोई शक नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की भी होगी का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होती थी, होती है, होती रहेगी 300 अंकों की, जिसकी समय अवधि 2 घंटे होती है, होती है, होती थी, होती है। तो 300 नंबर 2 घंटा वस्तुनिष्ठ और ऑफलाइन होगी। ये 3 बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दोबारा किसी से आपको जानने की जरूरत ना पड़े। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होते थे, होंगे, कोई नया, कोई इसमें कुछ भी सुधार नहीं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य और रीजनिंग और मैथ के तो सारा सिलेबस विस्तार से देता था। इस बार खासियत यह है कि हिंदी का भी सिलेबस पूरे विस्तार से लिखा गया है कि कहां कहां से प्रश्न आएंगे, सब कुछ हिंदी में है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी कि मैथ में भी देखिए रीजनिंग का पोर्शन है, मानसिक अभिरुचि, परीक्षण और बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, फिर रीजनिंग है। तो सबसे ज्यादा इस परीक्षा में क्या पूछता है? तो 55 प्रश्न तक, 55 प्रश्न तक, यानी 150 प्रश्नों में 55 प्रश्न तक आपका रीजनिंग ही होगा, यानी पूरे पेपर में आपको रीजनिंग ही रीजनिंग हर तरफ दिखाई देगा। तो ये भी एक कॉमन सी बात है। और एक बात और ध्यान देने वाली है यहां पे, अब लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक भी होगा। सही, देखिए 150 अंकों की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न होंगे और 300 अंकों की परीक्षा बता ही दिया मैंने। यहां पे 300 प्रश्न, यानी कि 150 प्रश्न और कितने अंकों का? तो 300 अंकों का, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का, यहां लिख भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक का। तो सही करेंगे तो 2 अंक और गलत करेंगे तो आधा अंक, 1/2 अंक या कहिए 0.5 अंक काट लिया जाएगा। 2 अंक सही करेंगे तो एक प्रश्न पर 2 अंक, गलत करेंगे तो आधा अंक, आधा प्रश्न नहीं, याद रखिएगा, आधा अंक, आधा अंक काट लिया जाएगा। यानी ऋणात्मक है, निगेटिव मार्किंग है, ये भी नोट कर लीजिए। ये सब केवल मैं मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूं। परीक्षा ओएमआर बेस पर होगा, ऑनलाइन होना नहीं है, तो बचा क्या? ओएमआर बेस, तो ओएमआर बेस पर होगा। जो प्राचीन काल में हम लोग देते थे वही परीक्षा पैटर्न आपका फिर है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है रफ करने में, और इसमें थोड़ा सा आप रफ पेपर पे ही करने में, और थोड़ा सा जरूर सहूलियत आपको ऑनलाइन की अपेक्षा इसमें मिलेगा, तो इसका आप लाभ उठा लीजिएगा। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को, अब देखिए इसमें कंफ्यूजन है, ऑनलाइन ऑफलाइन तो क्लियर कि ऑफलाइन होगा, लेकिन एक ही दिन एक मीटिंग का जो शोर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, 100% क्लियर नहीं है। एक ही दिनांक को एकल पाली में या एक से अधिक पाली में, यानी एक ही दिन होगा लेकिन हो सकता है एक से अधिक पाली में हो, अथवा एक से अधिक दिनों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में भी कराई जा सकती है। इसमें कंफ्यूजन है, यानी एक दिन होगा कि 2 दिन होगा, अलग अलग पालियों में होगा, इस पे कंफ्यूजन बना हुआ है। फॉर्म कितने पड़ते हैं, क्या होता है, कैसा सेंटर मिलता है, उसके हिसाब से लोग डिसाइड करेंगे। यानी कि फिर भी शोर यही है कि एक ही दिन एक ही मीटिंग में परीक्षा कराई जाए, और करा ली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, नॉर्मलाइजेशन वाला सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में कराई जाएगी तो कुल मिला के ये बात प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन तो होना ही था और होगा। अगर ऐसा होता है तो, अगर एक मीटिंग में होती तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आगे चलते हैं और खास बातों को देखते हैं। देखिए लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाती रही है और की जाएगी, तो आपको फिर उसके बाद उसको प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकता है, जिस पर आप हस्तक्षेप देंगे, आपत्तियां देंगे, आपत्ति देने की भी व्यवस्था रहेगी। ये सब लिखा हुआ है। जो त्रुटिपूर्ण प्रश्न 2-4 जरूर मिलते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा, और सही जो उत्तर मिलेगा गलत मिलेगा उसके लिए यहाँ पे फार्मूला भी दिया हुआ है। न्यायालय के हिसाब से जो फार्मूला बाद में तय किया गया वो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये खास बात है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए सुविधा के लिए। आपको पूरा ये सब पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो चीज जानते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि देखिए
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानव निम्नवत है। सामान्य वर्ग के लिए भी और पिछड़े वर्गों के लिए, दोनों के लिए एक ही ऊंचाई कितनी 168 सेंटीमीटर 168। तो जिसकी लंबाई एकदम मुहाने पर होगी वो भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि इसमें लंबाई कम करके अर्धसैनिक बलों की तरह नहीं मापी जाती है। अगर आपका लंबाई 168 सेंटीमीटर है तो आप चयनित हो सकते हैं, आराम से लंबाई में छटेंगे नहीं, डरिएगा मत। 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल और ओबीसी दोनों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए भी यही है, और अनुसूचित जनजाति के लिए बस आपको थोड़ा सा छूट मिला है, 160 सेंटीमीटर में ही आप ये मापतौल में आगे बढ़ जाएंगे। और सीना देखिए, सीना कितना 79 सेंटीमीटर न्यूनतम है बिना फुलाए। अब फुलाव हमेशा 5 सेंटीमीटर होता है हर जगह, तो यानी कि कम से कम 84 रहे, यानी 79 सेंटीमीटर से अधिक रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपका सीना 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर लेकिन 5 सेंटीमीटर यानी 85 चाहिए। अगर 90 है तो 95 चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, न्यूनतम लिखा है, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बस है, यानी 77 में 5 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए तो 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और इससे जितना ज्यादा रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेंटीमीटर ये जो फुलाव अनिवार्य रहता है हर जगह, यहां भी है, कोई नई बात नहीं है। अब महिलाएं भी थोड़ा देख ले। महिलाओं की जो ऊंचाई है न्यूनतम 152 सेंटीमीटर, इससे जितनी लंबी आप रहिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कितना हो लंबा हो जाइए, लेकिन न्यूनतम 152 सेंटीमीटर चाहिए। और उनके लिए बस एक और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर लंबाई है। और लेकिन बस अब दूसरा चीज क्या है, तो वजन ध्यान देना। पुरुषों का वजन ध्यान नहीं देना, लेकिन महिलाओं को 40 किलो का होना ही चाहिए। तो ध्यान दीजिए, वजन अपना करा लीजिएगा। कम होइएगा तो थोड़ा खा पी के अपना वजन 40 से पार ले जाने की कोशिश करिएगा। और देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में क्या लिखा है, शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण का अर्हक प्रकृति की होगी, अर्हक प्रकृति की होगी, यानी एक बार जैसे था नंबर था 60 नंबर 100 नंबर 80 नंबर, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस पास होना है। आपको नंबर कुछ नहीं मिलेगा, बस पास होना जरूरी है। लेकिन कितना, तो 4.8 किलोमीटर कितने देर में, तो 25 मिनट में। और महिलाओं कितना, 2.4 किलोमीटर कितने समय में, तो 14 मिनट में। पुराना वाला प्रक्रिया अभी भी बरकरार है और ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है और हुआ भी नहीं है। अब इसमें देखिए, बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, वेटिंग लिस्ट आपका नहीं बनाया जाएगा, यानी कि एक बार छट गए तो फिर वेटिंग लिस्ट आएगा, कुछ लोग और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगली भर्ती के लिए वो जो वैकेंसी खाली रह जाएगी अगली भर्ती के लिए रह जाएगी, लेकिन कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। यहां मैंने आपको दिखा दी, आपके काम की चीज है। तो वेटिंग लिस्ट का इंतजार करने से कोई आपको लाभ यहां पे नहीं मिला। अब यहां पे छूट देख लीजिए, 18 से 22 तो आप देख ही लिए, और महिलाएं 18 से 25 तक देख ली। लेकिन अब जाति के हिसाब से भी उन्हें छूट मिलेगा। तो देखिए, अनुसूचित जाति के जो पुरुष हैं उन्हें 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि 22 में 5 जोड़ दीजिए, यानी 27 साल तक। आप अगर 27 साल से कम है, 27 साल या उससे कम है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी 5 साल, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी 5 साल, यानी कि 18 से उनका कितना हो गया, 27 साल तक के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से कम ना हो, 27 से एक दिन भी ज्यादा ना हो। और कोई काम की चीज यहां पे जहां जहां काम की चीज है वहां मैंने अंडरलाइन किया आपको दिखाने के लिए। देखिए, जाति प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है 1 अप्रैल 2023, यानी बहुत पहले का डेट बता रहा है, या उसके बाद, यानी 1 अप्रैल 2023 तारीख से लेकर उसके बाद, यानी अब तक कभी भी बना हो फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि तक। यानी कि कहने का मतलब जो ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाएंगे आप 1 अप्रैल से 2023 से पहले करना हो। अगर पहले का है तो आप फिर से जल्दी जल्दी बनवा लीजिए, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये खास चीज है जिस पर आपको ध्यान ले जाना चाहिए, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पर एक नंबर ऐसे आप चाहें तो नोट कर लीजिए, 044, फिर उसके बाद 4774910। अगर आपको कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत तो इस पर अपना मोबाइल नंबर मिला के देखिएगा, शायद हो सकता है कि अगर आपका भाग्य ठीक रहेगा तो ये नंबर डायल हो जाएगा और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि सबकी समस्याएं हैं, ढेर सारी समस्याएं, तो कितना फोन अटेंड किया जा सकेगा ये संदेहास्पद है। और देख लेते हैं अगर कोई काम की चीज होगी तो मैंने अंडरलाइन किया होगा। अब यहां पे सिलेबस को मैंने थोड़ा सा दिखाया है। सामान्य ज्ञान का सिलेबस आप लोग जानते हैं, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, सब कुछ है, क्या छोड़ा जाएगा इसमें। इतने तैयारी कर लेंगे तो आप यूपीएसआई बन जाएंगे। विज्ञान, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, सब कुछ है। मैं क्या बोलूं, सब है, क्या बोला जाए। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी इतना डिटेल में नहीं देता था, इस बार डिटेल में पूरा दे दिया ताकि कोई कुछ छूट ना जाए पढ़ने से। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला सब लोग पढ़ते, तद्भव तत्सम सब लोग, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द,
समरूपी भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण, क्रिया काल वाच्य अव्यय, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, अपठित बोध, अलंकार, छंद, रस, लोकोक्ति, मुहावरा, विराम चिन्ह, प्रसिद्ध लेखक कवि, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा और पुरस्कार। थोड़ा सा आप लापरवाही करते पढ़ने में, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहीं से जो प्रश्न आएगा वो आपका गलत होगा। तद्भव, तत्सम, वर्णमाला, काल, क्रिया के प्रश्न गलत नहीं होंगे। आपके जो प्रश्न गलत होंगे यहां से गलत होंगे, जहां यहां से गलत होंगे। तो इन सब चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। देखिए उतने से भी इनका मन नहीं भरा तो यहां पर इन्होंने विविध भी लिख दिया ताकि कुछ नया भी हमें पूछने का मन करे तो हम पूछ ले और हमसे कोई कुछ बोले ना और ये विविध में शामिल हो जाए। संख्यात्मक योग्यता है, मानसिक अभिरुचि का तो भरमार ही रहेगा। सारे वही पुराने सिलेबस है, इसमें कोई ज्यादा ध्यान से देखने वाली कोई चीज नहीं है। अब ये सब फालतू की चीजें हैं, आप इसे प्रारूप देख लीजिएगा। तो ये सब चीजें हैं। और जो बात रह गई कि परीक्षा जो है 11 फरवरी को होगी कि नहीं होगी, परीक्षा जो है 11 फरवरी को होगी कि नहीं होगी। तो 11 फरवरी 2024 को एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए कहा जाए परसेंटेज में फैक्ट बात किया जाए तो 70% उम्मीद है कि आपकी परीक्षा इसी दिन करने का प्रयास सरकार कर रही है। जैसा कि जो लिखित साक्ष्य है उसी के आधार पे तो हम लोग इतिहास बनाते हैं, तो जो लिखित साक्ष्य है उसी के आधार पे हम लोग बोलेंगे, फालतू का बकवास नहीं। जो लिखित साक्ष्य है वो चीख चीख के करेक्ट सरकार चाह रही है 11 फरवरी को परीक्षा कराना। और ये कोई अद्भुत अविस्मरणीय बात नहीं है। 2018 यूपी पुलिस और पीएससी की जो भर्ती हुई थी उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 45 से 50 दिन में ही परीक्षा आयोजित की गई थी। रिकॉर्ड अच्छा है, यानी 45 दिन में परीक्षा कराई गई है, इसलिए कराई जा सकती है और सरकार चाह रही है। तो नहीं भी कराई गई होती तो सरकार चाहेगी तो करा लेगी। तो परीक्षा 11 फरवरी को कराना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, कराया जा सकता है। और ज्यादा अगर लचीले बन के कहा जाए तो 11 फरवरी को नहीं होगी तो फरवरी के महीने में ही परीक्षा होगी। हो सकता है कि 7 दिन 14 दिन टाल दिया जाए, 26 फरवरी 27 फरवरी को कर दिया जाए, लेकिन ज्यादा उम्मीद है 70% है कि 11 फरवरी, और जो बच गया 15% कि फरवरी के लास्ट तक परीक्षा निश्चित रूप से हो जाएगी। और थोड़ा सा परसेंटेज मैंने बचा लिया कि हो सकता है कि फरवरी में ना हो पाए तो मार्च में हो जाए या कभी भी हो, उसके लिए तो थोड़ी सी संभावना छोड़ देनी चाहिए। लेकिन 70% का मतलब मैं ज्यादा संभावना जता रहा हूं कि परीक्षा 11 फरवरी को होनी चाहिए या 2-4 दिन टल जाए। अब बाकी संभावनाएं तो बहुत कुछ है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।